बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि सेहत है तो उसी से जो है सेहत से आज हम सेहत है तो हम जो है अपने आप को बेहतर और अपने आप को हर जगह पे एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और सेहत के साथ ही ज़िंदगी है। तो आज हमने सोचा कि जो है हम सेहत के ऊपर एक प्रोग्राम करें और उसके ऊपर अवेयरनेस भी दें अपने नाजरीन को, और जो हमसे हो सके आप तक जो है अपने जो डॉक्टर्स हैं उनकी राय भी आप तक पहुंचाएं। तो आज का जो है प्रोग्राम ये सेहत के ऊपर ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है जिस तरह एक ग़िज़ा की जिस तरह हम जो अशियाए ख़ुरनोश है उनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। एक तो उसमें जो आजकल खुराक का हमारा जो एक सेलेक्ट है, हम जो सेलेक्ट करते हैं खुराक को खाने के लिए चूज़ करते हैं, उसमें एक बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमें वो अब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के जो हमारी जनरेशन है वो एक तो फास्ट फूड की बहुत ज़्यादा लवर है और उससे बहुत ज़्यादा जो है बीमारियां फैल रही हैं और उससे इश्यूज़ फ़ैट के इश्यूज़ होते हैं और फिर मोटापे के साथ साथ जो है आपके बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का इशू हो गया। फिर उसके बाद हम अपने काम में जो है वो सुस्ती बरतते हैं। इसके अलावा जो है एक हमने देखा कि 2020 में पाकिस्तान में जो है कोरोना वायरस का भी जो है 26 फरवरी को जो है वो पहला केस जो है वो आया और रिपोर्ट हुआ। उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में ये वबा चली कोरोना के साथ साथ जो है बहुत से लोगों की जो है इसमें जानें गईं और उसके बाद जो है कुछ लोगों ने रिकवर भी किया। अब एक बार फिर जो है ये सुनाया जा रहा है और कुछ केस भी रिपोर्ट हुए हैं कि एक दफ़ा फिर कोरोना जो है पाकिस्तान में दोबारा और दुनिया में किसी जो है मुल्कों में वो आ चुका है। अब इसके ऊपर जो पहले से इफ़ेक्टेड लोग हैं, जो पहले से इफ़ेक्टेड जो है जिनको कोरोना हो चुका है, वो किस तरह अपने आप को इस बीमारी से दोबारा बचा सकते हैं, ग़िज़ा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उनके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट हो सकता है कोरोना। और दूसरा जो पंजाब के अंदर जो है वो खन्नाक और खसरे से जो है बच्चों के जाँ बहक होने की जो है वो इंकशाफ हुआ है। एक तो खसरा जो है एक बहुत इसको जो है बीमारी तो सब बुरी होती है, लेकिन इसकी किसी हद तक बहुत ज़्यादा इसको बुरा मतलब कि ये जान लेने तक इसको समझा जाता है। और अगर मैं बात करूँ तो 25 से 31 दिसंबर तक जो है वो खसरे से और उससे खन्नाक से खसरे से 25 और खन्नाक से 9 बच्चों की ज़िंदगी जो है वो मुतासर हुई और 932 केसेस इससे रिपोर्ट हुए हैं। और दूसरा हमारे जैसे मौसम तब्दील होते हैं, मौसम सर्दी से गर्मी में जाते हैं या गर्मियों से सर्दियाँ इन आ रही होती हैं, तो उस टाइम एक तो ग़िज़ा का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें उस मौसम में नहीं खानी चाहिए। फिर सबसे बड़ा मसला होता है कि जिल्द जो है हमारी वो ख़राब हो जाती है, सर्दियों में स्किन के बड़े इश्यूज़ हो जाते हैं, उसमें पानी कम पीने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। और उसके बाद जो है ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि कहीं मौसम के साथ भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं हमें, और उसका असर भी हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रहा होता है। और आजकल जो बच्चे हैं जिनका जो है फूड, जिनकी ग्रोथ जो है वो उस फूड से नहीं की जा रही जिससे होनी चाहिए थी। इस सारे जो है मामलात के ऊपर, इस सारी इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में आज जो है डॉक्टर साहबान मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर साहब। और डॉक्टर उमैर बाजवा साहब हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपको भी सर खुशामदीद कहता हूँ। पहले तो सर यूसुफ साहब आप सर आप बताइएगा कि जब से ये एक जनरल इशू है, एक तो कॉमन एक बीमारी बन चुकी है जो कि कोरोना की हम बात करते हैं सबसे पहले। सर कोरोना ने पाकिस्तान की अवाम या पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया, उसके बाद जो है 1 से 1.5 साल में इसमें ठहराव आया। अब फिर ये सुना जा रहा है कि कोरोना जो है उसमें कुछ केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके हवाले से एक तो थोड़ा ये गाइडलाइन हमें दीजिएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो पहले से मुतासर शुदा थे, जिनको कोरोना इफ़ेक्ट कर चुका था, उनके ऊपर अभी किस ज़ोर से असरअंदाज हो सकता है, और फिर वो अगर उनके ऊपर होता भी है या नहीं होता, तो ये क्योंकि सुनने में आता है कि जो डोज़ लगवा लेते हैं तो फिर उनके ऊपर दोबारा इफ़ेक्ट नहीं करता। एक इसमें कितनी सच्चाई है, और दूसरा अब एहतियात कैसे मतलब हो सकती हैं, एक जो है किस तरह से इससे बचा जा सकता है, जो कि पहले भी मास्क लगाना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस लहर को क्या पहले की लहरों से ज़्यादा जो है खौफनाक समझा जाए? आपका क्या सर इसके ऊपर आप समझते हैं कि क्या बेहतर हल हो सकता है? यूसुफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिज़र साहब, बहुत शुक्रिया। मैं कोविड के बारे में थोड़ी सी रोशनी इस सिलसिले में डालना चाहूँगा कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए वैक्सीनेशन पे, क्योंकि जो ठहराव आया था वो इसीलिए आया था कि मोस्टली लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली थी,
लेकिन अब दोबारा से जो न्यू वेरिएंट आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि हमारी कुछ पॉपुलेशन ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई थी। अगर हम दोबारा जो लोग रहते हैं वो वैक्सीनेशन करवा लें, और जिन्होंने पहले वैक्सीनेशन करवाई थी उनके लिए बूस्टर डोजेज आई हुई है, अगर वो बूस्टर डोजेज लगवाते हैं तो हम इस वेरिएंट से भी इंशाल्लाह काफी हद तक महफूज रह सकते हैं। लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन ही हमें हेल्प नहीं करेगी इस चीज से बचने के लिए। हमें उसके अलावा जो चीजें हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे मास्क पहनना है, आजकल के माहौल में आजकल के टाइम में ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक तो सर्दियों का मौसम है जिसमें सांस के बीमारियां काफी हद तक फैल जाती हैं, सांस लेने से एक दूसरे को होती है, मौसम ठंडा है जिसमें गले के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो हमें फर्क नहीं पता चलता कि ये कोई सादा सांस का इन्फेक्शन हुआ है या कोई कोविड हुआ है। तो इसके लिए हमें बचने के लिए बहुत हद तक मास्क पहनने की जरूरत है। और दूसरे नंबर पे हमें खाने पीने की चीजों में इस हद तक एहतियात करना चाहिए कि ठंडी खट्टी चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, सही। खासकर फास्ट फूड जैसे आपने पहले कहा है, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स का यूज होता है, पैकेट की तली हुई चीजें खाएंगे वो काफी डस्टी होती अच्छा, हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करके हम इन यूसुफ साहब, सारी चीजों से बच सकते जी यूसुफ साहब, एक चीज़ और भी ऐड जो है करना चाहूँगा मैं, कि जो आजकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो वेव हैं, ये जो शीशे इलेक्ट्रॉनिक किस्म के जो हैं जो पीते हैं आजकल जनरेशन, वो ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? कुछ तो कहते हैं कि उसका कोई असर नहीं होता, वो सिंपल एक जस्ट जो है वो अपने एक पर्सनैलिटी में इजाफा करने के लिए, उसका भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है सर बॉडी में? नहीं सर, ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। इलेक्ट्रिक सिगरेट जिसे आप वेपिंग भी कहते हैं वो डायरेक्ट लंग इंजरीज करते हैं। दे आर मोर 1000 टाइम्स मोर डेंजरस देन सिंपल स्मोकिंग। स्मोकिंग सिंपल इतना डेंजरस काम है कि वो आपका डायरेक्ट लंग कैंसर करवाते हैं, तो ये तो उससे भी 1000 टाइम्स ज्यादा डायरेक्ट लंग इंजरी करते हैं। तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, इस चीज को खत्म होना चाहिए। ये इसके यूज पे पाबंदी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। दूसरे नंबर पे ये चीज है, हाँ हाँ। देखिए जब हम स्मोकिंग या इलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो उसमें हमारे लंग्स पहले से डैमेज हो रहे हैं, तो जब पहले से एक डैमेज चीज होती है तो उस पे इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इनकी वजह से हमारी कुव्वत मुदाफत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कोरोना वायरस या कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत इजीली हो सकता है। तो ये चीजें हमें और कुव्वत मुदाफत में कमी लाती हैं और हमें मोर ससेप्टिबल करती हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हम कैच कर सकते हैं। अच्छा, यूसुफ साहब, एक जो है पंजाब की जो है वो जो सेहत है महकमा पंजाब, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है गुज़िश्ता हफ्ते, जो कि हम दिसंबर की बात करें तो उसमें खसरे के कुछ जो है जो बच्चे थे जो मुतासर हुए हैं, उनमें से 25 की जो है वो मौत भी हुई है, और खन्नाक से भी। एक तो ज़रा इस बीमारी के बारे में थोड़ा आप बता दें कि खसरा किस तरह से फैलता है और इसकी रोकथाम कैसे की जाती है, और खन्नाक ये बीमारियां, थोड़ा इसके ऊपर अवेयरनेस हमें ज़रा देना। देखिए ये बीमारियां कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जहां काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं, और कुछ ममालिक में अगर हैं तो वो भी तकरीबन खत्म होने वाली है। लेकिन ये बीमारियां हमारे मुल्क में ऐसी हैं जो अभी तक हो रही हैं और फैल भी रही हैं। ओनली रीजन इज कि हम बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। हम बच्चा पैदा होता है तो हमारी गवर्नमेंट इतनी महंगी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देती है, तो हमें ये बीमारी बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने चाहिए। यही सोल तरीका है जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, और ये बीमारियां बिल्कुल खत्म हो सकती हैं। ये अमवात होना तो दूर की बात, अच्छा, अगर हम ये बच्चों को इसकी वैक्सीनेशन इसकी सर करवाना इसकी चाहते कोई हैं, निशानी, अगर हर इसकी बच्चा वैक्सीनेशन इसकी निशानी कैसे हो, पता कैसे चलता है कि ये खसरे की बीमारी पैदा लाक हो गई है? अगर किसी को नहीं पता, जो कि डॉक्टर के पास जाने से गुरेज करते हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को देख सकते हैं कि खसरा लाक हो चुका है या खन्नाक लाक? इस बीमारी को मजीद कितना ख़तरनाक जो है समझा जा सकता है? सर इस बीमारी को खतरनाक तो आप खुद से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वजह से डेथ हो रही है। ठीक है, तो आजकल के मौसम में तो कोई छोटा से छोटा भी मसला है ना, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिव्यू करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि सही। आपको नहीं आइडिया हो रहा कि बीमारी की सेवेरिटी कम है या ज्यादा है, बीमारी माइल्ड स्टेट में अभी या मॉडरेट या सीवियर में चली गई है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपका फर्स्ट एड ले सके, और अगर अल्लाह ना करे आप सीवियर स्टेट में हैं तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट फौरन से इमीडिएटली मिल सके और आपकी जान बच सके। तो
तो पहले नंबर पे तो हमें वैक्सीनेशन को बहुत प्रमोट करना चाहिए। हर घर में इस चीज की एजुकेशन होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन कोई अल्लाह ना करे ऐसी चीज नहीं है जो आपको नुकसान देगी, बल्कि आपको कई बीमारियों से फायदेमंद है। वो बीमारियां आपको मुस्तकबिल में कभी नहीं हो सकती। तो अभी तो जो न्यू 12 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन छोटे बच्चों को होती है, तो उस पे हमें बहुत ज्यादा एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि वो लाजमी अपने बच्चों को करवाएं। सही है। यूसुफ साहब हमारे साथ रहिएगा। उमैर बाजवा साहब मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सर ये भी एक ज़ाहिर है लिंक करती हैं चीज़ें कि खुराक ज़ाहिर है कि वो बहुत मायने रखती है। खुराक के बगैर तो वैसे भी जो है ज़िंदगी नहीं है। सर आप कैसे ये जो है इसको समझते हैं कि आजकल की जो खुराक है जो कि इस्तेमाल में लाई जा रही है, जो कि यंग जनरेशन की बात करें या फिर हम एक उस एज फैक्टर की बात करें जो कि फ़ास्ट फूड की तरफ ज़्यादा रुझान है, उस हवाले से सर हमारी एक अच्छे जिस्म के लिए, सेहतमंद जिस्म के लिए कौन सी खुराक जो है वो सर्दियों में मुफीद है और गर्मियों में कौन सी खुराक मुफीद है? क्योंकि अब सर्दियां तो एंड हो चुकी हैं, अब गर्मियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा एक मंथ बाद। तो सर ये कैसे मैनेज किया जा सकता है, बॉडी को मेंटेन कैसे रखा जा सकता है हर सिस्टम में बदलते, हर मौसम बदलते हुए? उमैर साहब। जी खिजर साहब, अच्छा ये है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि पहली तो आपका बीमारियों के आगे जो डिफेंस है वो मेडिसिन ही है, लेकिन खुराक जो है ना वो सपोर्टिव है, क्योंकि हमारा जिस्म जो है ना वो हमारी खुराक से ही बनता है। अब मसला ये है हमारे पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज हो चुकी हैं। हमारी जो वैरायटी ऑफ फूड्स है वो शामिल नहीं है। हम 3 टाइम बस रोटी खाते हैं और सालन खाते हैं, और हमारे अंदर जो बाकी जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं जिस तरह आपके विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनका हम हिसाब कभी भी नहीं रखते अपनी डाइट के अंदर। नंबर एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी को अगर फ्यूल की ज़रूरत है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या फैट की शक्ल में, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये हमारे यहाँ जो है ना हम उसका ख्याल नहीं कर रहे। तो उसमें यही है कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो अभी जिस तरह सर्दियों का सीज़न है, एक तो सीजनल जो फूड्स हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो फूड प्रोवाइड किया आपको सीज़न के अंदर, वो उसी सीज़न के लिए है, तो इसलिए हमें भी उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो अभी जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में आपको जिस तरह ड्राई फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए अपनी डाइट के अंदर, और आपकी जो इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो अवेलेबल हैं इस वक्त। सिट्रस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। विटामिन सी, चूँकि आपने पहले बात स्टार्ट की थी जिस तरह इम्यूनिटी के वाले से जितनी बीमारियां आती हैं वो ज़्यादातर आपको पता है बीमारियां जो हैं वो सर्दियों में अटैक करती हैं, विंटर टाइम में, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी लेवल कम होता है और मौसम जो है वो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है, और उसके अलावा जो वायरस है उसका स्प्रेड भी ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली हम चूँकि एंटीबायोटिक्स के साथ ही सिर्फ इलाज करते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं उसमें ये ज़रूरी है कि विटामिन सी और इसके अलावा जो जिस तरह और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये अपनी यकसा मकदार के साथ ले बहुत ज़रूरी है। अच्छा तो उमैर विटामिन सी के लिए जी 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 सर। विटामिन सी के लिए जो है ना आजकल ये कोरोना के बाद लोगों ने बड़ा ट्रेंड चला लिया है कि टैबलेट लेते हैं, सप्लीमेंट्स पढ़ते जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स जो है ना वो फार्मेसी के ऊपर बढ़ गए हैं, लेकिन एक्चुअली लोगों को पता नहीं। हमारे यहाँ हम लकीर के फकीर हैं कि हम अगर आप देखें 2000 मिलीग्राम पर डे जो टॉक्सिक डोज है जिस तरह विटामिन सी की, तो नॉर्मल पर्सन के लिए 100 मिलीग्राम काफ़ी है पर डे। अगर आपने ज़्यादा लेना तो मैक्सिमम 2000 लें, लेकिन अब जब हम लेते हैं कैप्सूल वी डोंट कैलकुलेट द अमाउंट व्हाट वी आर टेकिंग। सो वो उस लिहाज से जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना वो ज़रूरी है अगर आपने फॉर स्पेसिफिक पर्पस कोई न्यूट्रिएंट या सप्लीमेंट लेना है। अदरवाइज आपको ये जो नॉर्मल डाइट्स हैं ये प्रोवाइड करती हैं सारे न्यूट्रिएंट्स। उमैर साहब एक तो अब बहुत बड़ा मसला होता है सर्दियों में, जो ज़ाहिर है कि स्किन का बड़ा इशू हो जाता है, फीमेल के लिए भी होता है, मेल्स के लिए भी होता है कि खुश्की ड्राई हो जाती हैं स्किन। इसके ऊपर क्रीम यूज़ की जाती हैं, फिर उसके लोशंस यूज़ किए जाते हैं।
तो ऐसा कोई हल है कि जो खुराक में ऐसा हो या फिर अपनी डाइट ऐसी कर ली जाए कि स्किन के जो इश्यूज़ हैं वो ना पैदा हों? और हम ये भी ज़रा इसके ऊपर दूसरा सवाल ऐड कर रहा हूँ कि ये भी बता दें कि जो हम एक खुराक जो है वो 12 महीने खाते हैं सर्दियों में, मतलब कि उसको हम अब आप किसी भी मतलब कि आप ये नामुमकिन नहीं है कि आपको गर्मी की खुराक सर्दियों में नहीं मिल सकती, वो प्रोवाइड है। तो वो हम गर्मी की खुराक अगर सर्दी में खाते हैं और सर्दी की खुराक जो है वो गर्मी में खाते हैं, इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ सकता है बॉडी के ऊपर? सर 2 क्वेश्चन है, ज़रा इसके ऊपर रहनुमाई फरमाइएगा। जी, स्किन के लिहाज से जो है ना वो जिस तरह विटामिन डी और विटामिन सी है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्किन के। विटामिन ई भी, ये तीनों विटामिन जो हैं। तो विटामिन सी का जिस तरह आप देखें कि मैंने बताया ना, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं या गावा है या इवन टर्मेरिक है, तो दे आर द प्रोवाइडर ऑफ द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इससे आपको विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी का इस्तेमाल जो है ना वो स्किन को स्ट्रांग करता है और आपकी जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। इवन के कुछ लोग जो है सिट्रस की पील जो है वो भी स्किन पे फिर यूज करते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन। सेकेंडली, जो कोल्ड आप कह रहे हैं कि जिस तरह आपकी ड्राइनेस ऑफ द स्किन होती है, तो उसके लिए जो विटामिन डी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन ई है दोनों, तो ये दोनों आपको अवेलेबल होते हैं ऑयल्स में, मुख्तलिफ ऑयल्स में। और स्पेशली जो एसेंशियल ऑयल्स हैं हमारे, जिसमें पर्टिकुलरली आपका आमंड ऑयल है, जो बादाम का, रोगने बादाम जिसको बोलते हैं आप। इसके अलावा आपके जो ड्राई नट्स हैं उनके अंदर जितना भी ऑयल है, दैट इज वेरी सपोर्टिव फॉर विटामिन ई ना। तो विटामिन ई के लिए पर्टिकुलरली मैं स्पेशली एक रिकमेंड करता हूँ, जो गंदम है ना आपकी, होल व्हीट आटा, जो आप चक्की का आटा खाते हैं, क्योंकि आप जब विटामिन ई जब डिस्कवर हुआ था तो उस वक्त इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम व्हीट। व्हीट का एक पोर्शन होता है जिसे जैम बोलते हैं हम, 2% होता है वो, जहाँ से दाना निकलता है ना, एक लाइन लगी होती है उसके ऊपर, उसका वन कॉर्नर जो है जहाँ से ये स्प्राउटिंग होती है, वो उसको जर्म बोलते हैं। उसके अंदर होता है ऑयल, उस ऑयल में विटामिन ई होता है। और भी बहुत सारी सोर्सेज है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विटामिन ई चूंकि डिस्कवर हुआ था व्हीट जर्म से, तो विटामिन ई का इस्तेमाल आपने देखा होगा, आप जो कॉस्मेटिक्स हैं स्किन के लिए, उनको आप अगर ऑब्जर्व करें, जो महंगी कॉस्मेटिक्स हैं उनमें सब में व्हीट जर्म ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो स्किन के लिए है पर्टिकुलरली व्हीट। सही है। अच्छा, उमैर साहब हमारे साथ रहिएगा। यूसुफ साहब आप भी, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद आपसे फिर इसी से यहीं से गुफ्तगू जो है वो शुरू करेंगे। नाजरीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर यूसुफ साहब, सर एक तो जो एक कॉमन बीमारी है जो कि हर घर में जो है उसको देखा भी जाता है, हमारे लोगों, हम खुद के साथ, हमारे साथ भी होता है कि एक तो सर ये आजकल ज़ाहिर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, और डिप्रेशन के साथ गुस्सा भी जो है और उसका इफ़ेक्ट होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। इससे रिलेटेड जो है ये एक तो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, डिप्रेशन की बीमारी हो गई, जो कि जाहिर है कि एक इसको तो आपकी एक उस बीट से शायद हटके होगा ये आपको बताना, बट लेकिन जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए मौसर कौन सा ऐसा इकदाम है जो कि हम फर्स्ट एड के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको अचीव कर सकते हैं? और दूसरा सर, जो कि इस टाइम ये सुनने में आ रहा है कि इस टाइम जिस तरह कोरोना दोबारा आ रहा है, तो उस पर जो मैंने पहले भी आपसे पूछा कि जो पहले इफ़ेक्टेड मरीज़ थे जिनको कोरोना हो चुका था, नॉट वैक्सीनेशन जिनकी थी, वो कोरोना हो चुका फिर वैक्सीनेशन करवाई उन्होंने, उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? सिंपल मतलब इसका मुझे ज़रा जवाब दीजिएगा। जी साहब, उसमें जो आपने पहला सवाल किया ना ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ना सबसे पहले हमारी जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है ना उसे खत्म करना चाहिए हमें। मतलब जैसे डॉक्टर्स भी, उनका काम है चेयर पे बैठ के पेशेंट्स को देखना, या जैसे और जितने भी प्रोफेशन हैं ऐसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले, उनको चाहिए कि वो लाइफ में डेली में 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स की एक्सरसाइज लाजमी किया करें डेली, रोजाना, ताकि उसकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल के जो इफेक्ट्स हैं ना वो हम उसको ओवरकम कर सके एक्सरसाइज से। दूसरे नंबर पे मेन चीज आती है आपकी डाइट। तो डाइट के हवाले से तो साहब आपको ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो मेन चीजें हैं उसमें हमारे जो है ना खुराक में वो साल्ट रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। साल्ट हमारा कम से कम, नमक
कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, सिर्फ हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें तली हुई चीज़ें, फैटी फूड्स, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जो बाहर से चीज़ें मिलती हैं तली हुई, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा खाने के अच्छा, काबिल। आपने यूसुफ साहब, आपने वैसे आपने बात की ना कि बाहर से तली हुई चीज़ों से, मुझे अभी जहन में है आपके वो पेटी भाई हैं डॉक्टर अफान साहब को, आपने ज़ाहिर उनके क्लिप देखे होंगे। वो डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, काबिल डॉक्टर हैं मुल्तान के। वो हर चीज़ के ऊपर जो है वो रोकते हैं कि समोसा ना खाएं, और उसको अवाम ने बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया उनको। तो सर ये ऐसा हकीकत है कि कैलोरीज जो है वो, क्योंकि इस तरह की अवेयरनेस पहले किसी डॉक्टर ने नहीं दी, पहले किसी ने जो है जिसके पास भी जाते थे उन्होंने बस सिंपल कुछ डेज का कहा कि इस डेज में आपने ये नहीं खाना, उसके बाद जो मर्जी खाएं। तो ये एक जो फार्मूला आप डॉक्टर अफान साहब लेके हैं, सर तनकीद नहीं, वैसे बराए इस्लाह बात कर लेते हैं, तो उसमें कितनी सर क्या क्या इस तरह की एहतियात वाकई बरतनी चाहिए, या फिर वैसे किसी हद तक उसको जो एहतियात कर लेनी चाहिए? देखिए, कोई भी चीज की आप ज्यादती करेंगे ना तो वो नुकसानदेह होगी। हर चीज का इस्तेमाल लिमिट में रह के आप करें तो बिल्कुल ठीक है। तली हुई चीजें तो डेफिनेटली आपको नुकसान देते ही देती हैं, क्योंकि वो जो ऑयल और घी या तेल या जो भी यूज करते हैं वो तो खाने के काबिल भी नहीं होता, और वो ना खाना चाहिए। अगर आपने ऐसे कोई शौक वगैरह पूरे भी करने हैं तो उसको कोशिश करें घर पे आप अच्छे ऑयल में जो आपके हैं उनमें आप तलें और खाएं, लेकिन उसको रूटीन बनाएंगे तो वो आपको नुकसान देंगे। लिमिट में रह के आप कोई भी डाइट अच्छे तरीके से खा सकते हैं। डाइट उमैर साहब आपको बताएंगे, डाइट में से कोई भी चीज आपने खत्म नहीं करनी होती, लेकिन एक लिमिट में लानी होती है। जैसे साल्ट भी अगर हमने खत्म नहीं करना, लिमिट में लाके हस्बे जरूरत उसको इस्तेमाल करना होता है। तो वो डॉक्टर साहब कुछ हद तक बातें ठीक भी करते हैं कि ये चीजें हमें नुकसान देती होती हैं। तो ये चीजें आती हैं। मेन हमें डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज रोजाना लानी चाहिए, और डिप्रेशन आपने मेन चीज कही, वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमें ये इस चीज को ओवरकम करना चाहिए कि लाइफ को बहुत इजी है कि गुजारना चाहिए, ना कि हमें ये इख्तलाफात में पड़ के लड़ाई झगड़े और ज्यादा अच्छा, डिप्रेशन में बदल वैसे जाए चले हर वक्त। यूसुफ साहब, तो वैसे ये एक चीजें हम वैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, या इसको हम फैक्ट्स में, या वैसे एक हम जो सर्वे के हवाले से मैं पूछ लेता हूँ कि सबसे ज़्यादा केसेस नंबर 1 पे आप किस केसेस को जो है वो ट्रीट करते हैं? ऐसे कौन से केसेस जो आपको लगता है एक दिन में बहुत ज़्यादा केस जो है वो आ जाएं, इस बीमारी को बहुत ज़्यादा जो है वो डेली देखना पड़ता है? उसमें मेन सबसे ज्यादा हमारे पास इस टाइम आ रही है डायबिटीज और हाइपरटेंशन ही, शुगर और ब्लड प्रेशर ही। शुगर और ब्लड प्रेशर इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपका फालिज के अटैक आ रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं काले यरकान के लोग, जिन्होंने इलाज नहीं करवाया होता, या काले यरकान की वजह से उनका जिगर काफी हद तक डैमेज हो चुका होता है। ठीक है। और सर्दियों में ये जो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। तो ये वो केसेस हैं जो बहुत हमें क्वांटिटी में फेस करने पड़ रहे होते हैं, तो इनको हम ज्यादा ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा लार्ज नंबर ऑफ पीपल अच्छा, इसमें यूसुफ साहब एज फैक्टर कौन सा ज़्यादा मुतासिर होता है? कौन सा एज फैक्टर ज़्यादा मुतासिर होता है इन बीमारियों से, या ज़्यादा बीमारी कौन से एज फैक्टर में ज़्यादा पाई जाती है? यकीनन बुढ़ापे में तो ब्लड प्रेशर माना जा सकता है कि चलें, डायबिटीज़ भी हो सकती है, बट यंग जनरेशन में एज फैक्टर में कौन सी बीमारी ज़्यादा वो जो है वो देखते हैं? यही हमें आ रही है कि ये चीजें अब यंग जनरेशन में भी आना शुरू हो गई हैं। मतलब मैंने खुद लाइव देखे हैं कि कितने यंग पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज डायग्नोज हुई है, ब्लड प्रेशर की वो गोलियां खा रहे हैं। मतलब यंग एज में भी आना ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो इस चीज को हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हम अडल्ट एज से ही अपना जो लाइफस्टाइल है ना वो ऐसा रखें कि हम इन चीजों को ओवरकम कर सकें। उसमें ये चीजें आप मोस्टली यंग एज में हम लोग या तो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, आजकल आईटी का बहुत ज्यादा दौर है, तो लैपटॉप पे बैठे हैं वही काम कर रहे हैं, तो वो आपका सारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चला जाता है। तो उसके लिए हमें इस चीजों से बाहर आना चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह को सही है, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए, और आपने बड़ा अच्छा ब्रीफली जो है बताया हमारे नाजरीन को। उमैर साहब, सर आपसे अभी जिस तरह यूसुफ साहब ये बात कर रहे थे कि जो एक तो यंग जनरेशन में ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा अब पैदा हो चुकी है, जो कि रेशो ज़्यादा है नौजवान की, एक तो उस हवाले से डाइट क्या होनी चाहिए, उस हवाले से कौन सी एहतियात है जो कि बरतनी चाहिए हर उस इंसान को जो कि इस बीमारी में मुब्तला होता जा रहा है या हो सकता है,
और दूसरा सर मोटापा एक बहुत बड़ा इशू है कि हम लोग खा लेते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना और फिर उसको जो है वो हम हज़म करने के जो है वो उस काबिल नहीं रहते। तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है सर? ये कुछ ग़िज़ा के हवाले से जो कि एक यंग जनरेशन के लिए क्या बेहतर हो सकते हैं, और दूसरा मोटापा कैसे कम किया जा सकता है जो कि एक ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, क्योंकि आवाम हमारी एक्सपेंसिव से बहुत ज़्यादा भागती है। तो मुफीद मशवरा क्या देना चाहेंगे सर आप? अच्छा, जिस तरह आपने पहले जिक्र किया है कि बेसिकली इस वक्त जो जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी आपकी डिजीज इस वक्त लोगों का है, उनको एक्सेलरेट करने के लिए जो है वो मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। ऑलरेडी जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है वो उनको बहुत ज़्यादा मैनी टाइम्स जो है उसको बूस्ट कर देती है। इवन के कैंसर, इट हैज़ बीन प्रूव्ड फिजियोलॉजिकली कि वो 50 टाइम्स इवन हैज़ बीन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्प्रेड ऑफ कैंसर। तो ये जितनी भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, ये बेसिकली कुछ बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल हार्मोन्स होते हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं, जिनको फॉर एग्जांपल हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, डोपामीन वगैरह है, सेरोटोनिन है। तो ये जो हार्मोन है ये बॉडी के अंदर इनकी कमी हो जाना और प्रॉपरली उनका फंक्शन ना परफॉर्म करना, उससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो ब्रेन जो है हमारा वो डिप्रेशन में चला जाता है। एंड दीज आर वेरी मच लिंक्ड विद योर स्टमक। द रीजन इज दैट जो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर दो ब्रेन्स होते हैं, एक हमारे सर के अंदर होता है और एक हमारी गट के अंदर होता है, जो आपकी डाइजेशन ट्रैक है उसके अंदर होता है। तो जो गट का ब्रेन है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और हार्मोन्स जो है वो दिमाग के ब्रेन को जो है वो मैनेज करते हैं। तो बेसिकली आपकी जो डाइट है ये डायरेक्टली लिंक है विद योर ब्रेन। तो इसलिए बहुत सारी खुराक ऐसी है जो आप इसमें ये पर्टिकुलरली हार्मोन प्रमोट करने की गुंजाइश होती है। इस तरह बड़ा बड़ा सिंपल मिल्क है, बनाना है, ये बनाना के अंदर सेरोटोनिन बहुत ज्यादा होता है, पोटाश ज्यादा होता है। तो ये जो है ये भी हेल्प आउट करते हैं एंग्जाइटी के लेवल को कम करने के लिए। अच्छा। तो इसके अलावा जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल मैंने कहा था, विटामिन सी का इस्तेमाल, विटामिन डी जो है आजकल जो मिरेकल विटामिन समझा जा रहा है वो बहुत कमी है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, क्योंकि धूप में हम सुबह सुबह उठ के लेते नहीं है रेज जो है, सन रेज जो है। तो उसमें भी अब हम वो इंजेक्शन पीना शुरू हो गए हैं जिनकी एफिकेसी बहुत लो है। और वो अनफॉर्चुनेटली वो विटामिन डी जिस तरह हम कैप्सूल या इंजेक्शन लेते हैं, उनके ऊपर भी जब स्टडी हुई है तो पता चला है कि वाइट स्किन जो पीपल होते हैं उनमें उनका इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू ब्राउन एंड ब्लैक। तो उसका लेने का भी फायदा कम हो जाता है। तो इसलिए ये जो खुराक है उसको बैलेंस रखें। और जो दूसरा आपने क्वेश्चन किया है ना वो ओबेसिटी का, ओबेसिटी अब वो मोटापा जो है ना वो हर घर का मसला है, हर जगह का प्रॉब्लम। मैंने पहले जो बात की थी ना, हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। हम खाना खाने का टाइम, खाना खाने की जो लवाजमात हैं वो हमारे बड़े स्ट्रेट हैं। हम अगर शवारमा खाना शुरू करते हैं तो पूरा 2 महीने शवारमा ही खाते रहते हैं। हम रोटी खाते हैं, हम को पता है ब्रेड वगैरह और बर्गर और जितनी भी जंक फूड है वो हम उसका बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मीट की भी अगर प्रोडक्ट बच्चे हमारे खाते हैं तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। सही है। चलें, उमैर साहब सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। यूसुफ साहब आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आपने कीमती राय से जो है हमें, हमारे नाजरीन को बताया, आगाह किया। यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो है जिस तरह हर चीज़ अब ज़रूरत बन चुकी है, अहम बन चुकी है, ज़ाहिर है कि वो बाकी सारी चीज़ें बाद में है, पहले सेहत है, और सेहत है तो फिर सब कुछ है। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, और उसके लिए बेहतर है कि हमें सबसे पहली चीज़ होती है कि ग़िज़ा को बेहतर करेंगे, फिर उसके बाद अपनी डाइट कैसे रखनी है, ग़िज़ा कौन सी किस टाइम पे खानी है, और कैसे अपने जो है जिस्म को जो है वो एक्सरसाइज में जो उसको लेके जाना है, और किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। अगर हम इस चीज़ सारी चीज़ों, अगर 1 घंटा हम 24 घंटे में से अपने आप को देंगे, अपने खुराक को जो है वो बेहतर करने में और अपने एक्सरसाइज में ध्यान देने में, तो हम इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। और दूसरा, जो कोरोना से इफेक्टेड जो हजरात हैं जो कि ऑलरेडी थे, उनको भी जो है ज़ाहिर है वैक्सीनेटेड तो वो हैं, लेकिन उनको भी जो है एहतियात बरतनी चाहिए, जो कि एक गलत बात की जा रही थी कि उनको इफेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करवाई उनको भी चाहिए कि वैक्सीनेशन करवा लें। तो ये ज़रूरी है कि सेहत के, ज़ाहिर है कि हम पैसा तो कमाते हैं, बाकी सारी चीज़ों में गुजर जाता टाइम, लेकिन अपने आप को फिर रात को जाके जब बैठते हैं तो फील होता है कि हमारे सर और पाँव में, हमारे जिस्म में दर्द, बुखार हो चुके हैं और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो खुद दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमें इन
इनको बेहतर करने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यकीनन जो है किसी हद तक तो फ़ायदेमंद साबित होगा। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।